नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जो प्रश्न लिए गए हैं वो हिंदी की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप सभी आज की क्लास को ज़रूर देखिएगा, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं या पहली बार क्लास ले रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो आपको बताना है कि राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7 जून 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तारीख में गड़बड़ी हो जाती है। 5, 9, 7, 18 दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। तो देखिए, इसी तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। आप जन्म वर्ष के आधार पर भी इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म मैं आपको बता दूं कब हुआ था, 1889 में। इसके बाद अगर बात की जाए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो 1899 में उनका जन्म हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत की बात की जाए तो सन 1900 में उनका जन्म हुआ था। और महादेवी वर्मा जी का जो जन्म है सन 1907 में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889, निराला जी का 1899, पंत जी का 1900 और महादेवी वर्मा का 1907। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की थी? परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। विकल्प देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने या आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो देखिए, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की जो स्थापना की थी भारत सरकार ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृतलाल नागर ने किस उपन्यास में बूंद को व्यष्टि और समुद्र को समष्टि के रूप में प्रस्तुत किया है? विकल्प दिए गए हैं, पत्थर अलपत्थर, बूंद और समुद्र, टूटा टी सेट या विश्वास का बल। तो देखिए, अमृतलाल नागर जी ने किस उपन्यास में बूंद को व्यष्टि और समुद्र को समष्टि के रूप में प्रस्तुत किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूंद और समुद्र। इस रचना के, इस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर जी हैं, याद रखिएगा। और इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो देखिए, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामचरण दास हैं, हित हरिवंश, जीवाराम या अग्रदास। तो ध्यान से देख लीजिएगा, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं अग्रदास। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक या संस्थापक आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर होगा? अग्रदास। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। तो आपको बताना है कि ज्ञान बोध कृति या रचना के लेखक कौन है? कबीर दास हैं, दादू हैं, मलुकदास या श्रीचंद। तो देखिए, ज्ञान बोध रचना को किसने लिखा है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मलुकदास ने। ज्ञान बोध के लेखक आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर होगा मलुकदास, ज्ञान बोध कृति रचना के लेखक हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के पहले अध्यक्ष कौन थे? शुक्ल जी थे, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के पहले अध्यक्ष, तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जो कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि आज के जो प्रश्न है वो हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी हैं, तो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता माना जाता है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता किसे माना जाता है? सरल प्रश्न है, यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन एवं रॉलेट एक्ट किस नाटक का विषय बनाया गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, सन्यासी, शिखर स्वामी, सिंदूर की होली या चंद्रगुप्त। तो आपको बताना है कि किस नाटक का विषय असहयोग आंदोलन एवं रॉलेट एक्ट है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन्यासी नाटक का जो विषय है वह है असहयोग आंदोलन एवं रॉलेट एक्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नाटक में कर्णावती ने हुमायूं को राखी बांधकर अपना भाई बनाया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, राजयोग, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली या रक्षाबंधन। तो देखिए कर्णावती ने हुमायूं को राखी बांधकर अपना भाई बनाया था, तो ये जो है किस नाटक में प्रस्तुत किया गया था? रक्षाबंधन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सरल प्रश्न है कि किस नाटक में कर्णावती ने हुमायूं को राखी बांधकर अपना भाई बनाया था? तो ऑप्शन डी, रक्षाबंधन। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1917 में, 1919, 18 या 1916 में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1918। दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? 1918 में। याद रखिएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1857, 1860, 1880 या 1873? तो भारतेंदु जी के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1873 में। याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन डी 1873 में। यह भारतेंदु जी का ही कथन है। इस तरह से भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, किसका कथन है? दोनों तरह से प्रश्न आ सकता है। जैसे एक प्रश्न तो यह है कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली, यानी वर्ष पूछा गया है। एक इस तरह से पूछा जाएगा कि 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? तो अगर इस तरह से पूछा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, अगर इस तरह से पूछा जाए वर्ष देकर पूछा जाए तो 1873। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1936, 1935, 1925 या 1940? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, 1936 में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना 1936 में हुई थी। याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं और हिंदी की परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आने के चांसेस काफी होते हैं। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष में हुई थी, तो 1936 में। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आदमी हम बना रहे हैं कहानी किसने लिखी है? ज्ञान रंजन, रघुवीर सहाय, अमरकांत या कमलेश्वर? तो देखिए जो आदमी हम बना रहे हैं यह कहानी और इसके कहानीकार हैं रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी। यानी यह कहानी किसने लिखी है? जो आदमी हम बना रहे हैं, ये जो कहानी है, इस कहानी के जो कहानीकार हैं रघुवीर सहाय के द्वारा यह कहानी लिखी गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। सदी का सबसे बड़ा आदमी कहानी किसने लिखी है? देखिए इस कहानी के कहानीकार आपको बताना है कौन है। काशीनाथ सिंह है, महेंद्र बल्ला, सानी या कमलेश्वर? तो देखिए सदी का सबसे बड़ा आदमी, यह कहानी लिखने वाले जो कहानीकार हैं काशीनाथ सिंह हैं। ऑप्शन पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, सदी का सबसे बड़ा आदमी कहानी के जो कहानीकार हैं काशीनाथ सिंह, ऑप्शन पहला ही सही होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। लोग हाशिए पर कहानी के लेखक हैं, तो आपको बताना है कि लोग हाशिए पर कहानी के कहानीकार कौन है? कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई है कहानी या श्रीलाल शुक्ल, अखिलेश या धीरेन्द्र अस्थाना? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लोग हाशिए पर
कहानी लिखने वाले जो कहानीकार हैं वह हैं धीरेन्द्र अस्थाना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लोग हाशिए पर कहानी किसने लिखी है? धीरेन्द्र अस्थाना ने। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दरियाई घोड़ा कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, शिवानी या शिव प्रसाद सिंह। तो देखिए दरियाई घोड़ा कहानी किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उदय प्रकाश। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। उदय प्रकाश जी के द्वारा यह कहानी लिखी गई है दरियाई घोड़ा। और ये हो सकता है आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि दरियाई घोड़ा कहानी के कहानीकार का नाम बताइए, तो क्या होगा? उदय प्रकाश। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी राजभाषा होगी यह निर्णय कब हुआ? 14 सितंबर 1951 में, या 1952, 1949 या 1948? तो देखिए सरल प्रश्न है, हिंदी राजभाषा होगी यह निर्णय कब लिया गया? यह निर्णय कब हुआ था? 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और इसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है, आपको पता होगा। हिंदी राजभाषा होगी यह निर्णय कब हुआ? 14 सितंबर 1949 को। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 344 के पालन हेतु राष्ट्रपति द्वारा 1955 में राजभाषा हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था? तो देखिए ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो, चाहे पीजीटी की, चाहे नेट की परीक्षा हो, हर परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन डी बाल गंगाधर। ठीक है, बाल गंगाधर खैर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम बाल गंगाधर खैर, बीजी खैर शॉर्ट में आता है। जब पेपर में आता है तो वहाँ पर ऑप्शन शॉर्ट में भी दे दिया जाता है बीजी खैर लिखकर, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर खैर। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था? बीजी खैर यानी बाल गंगाधर खैर। और आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में। ठीक है, इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लीजिए। आयोग का गठन हुआ था बीजी खैर की अध्यक्षता में सन 1955 में। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1084 की माँ किसका उपन्यास है? मृदुला गर्ग, महाश्वेता देवी, मैत्री पुष्पा या मनु भंडारी? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 1084 की माँ उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन बी महाश्वेता देवी का यह उपन्यास है 1084 की माँ। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उपन्यास में बट वृक्ष को मानव के रूप में चित्रित किया गया है? नीला चांद, सूरज का सातवां घोड़ा, बाबा बटेश्वर नाथ या डूबते मस्तूल? तो देखिए किस उपन्यास में बट वृक्ष को मानव के रूप में चित्रित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबा बटेश्वर नाथ। ठीक है, याद रखिएगा किस उपन्यास में बट वृक्ष मानव के रूप में चित्रित किया गया है? बाबा बटेश्वर नाथ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यह एक उपन्यास है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, प्रभाकर शर्मा या शंकर शेष? तो देखिए शकुंतला की अंगूठी, इस नाटक को लिखने वाले नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा जी। ऑप्शन पहला ही यहाँ पर सही हो जाएगा। शकुंतला की अंगूठी नाटक को किसने लिखा है? सुरेंद्र वर्मा ने। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 खंबे लाल दीवारें के लेखक हैं मनु भंडारी, ममता कालिया, कृष्णा सोबती या ऊषा प्रियवंदा? तो देखिए 55 खंबे लाल दीवारें के जो रचनाकार हैं वह हैं ऊषा प्रियवंदा जी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, 55 खंबे लाल दीवारें रचना के जो लेखिका हैं वह हैं ऊषा प्रियवंदा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1930 में, 1928, 25 या 1914 में? तो देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि आंसू जो है रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि है, छायावाद युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उनकी यह रचना है। और इस रचना का जो प्रकाशन है वह 1925 में यह प्रकाशित हुई थी, ये भी याद रखिएगा 1925 में। आंसू रचना जो है जयशंकर प्रसाद लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं और इस आंसू रचना का जो प्रकाशन है वह सन 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद के प्रमुख कवि हैं सूरदास, मीराबाई, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद? तो देखिए छायावाद के प्रमुख कवि कौन हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सरल प्रश्न है, राइट आंसर डी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद आप जानते हैं छायावाद के कवि हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए आगे प्रश्न देखते हैं। कौरवी का अन्य नाम है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा या बुंदेली? तो देखिए कौरवी को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वह नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खड़ी बोली।
कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। दोनों ओर प्रेम पलता है, काव्य पंक्ति के रचनाकार आपको बताना है कौन है। दोनों ओर प्रेम पलता है, तो इस काव्य पंक्ति के लेखक कौन है? निराला जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, तुलसीदास जी हैं या महादेवी वर्मा है। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोनों ओर प्रेम पलता है। इस काव्य पंक्ति के जो रचनाकार हैं या लेखक हैं तो वह हैं, याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ, काव्य पंक्ति के लेखक आपको बताना है। निराला हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, तुलसीदास हैं या महादेवी वर्मा। तो देखिए बीन भी हूँ मैं और तुम्हारी रागनी भी हूँ, इस काव्य पंक्ति के जो लेखक हैं या लेखिका हैं वह है महादेवी वर्मा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पंक्ति ध्यान से पढ़ लीजिए कि बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ, इस काव्य पंक्ति को लिखने वाली लेखिका है महादेवी वर्मा जी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हित सरिस धर्म नहीं भाई, काव्य पंक्ति के लेखक आपको बताना है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, काव्य पंक्ति जो है किसने लिखी है? निराला जी ने, मैथिली शरण गुप्त ने, तुलसीदास ने या महादेवी वर्मा ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह पंक्ति, काव्य पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी द्वारा लिखित है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। यह काव्य पंक्ति को लिखने वाले लेखक हैं तुलसीदास जी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सेतुबंध, सूर्य की अंतिम। अब देखिए अगला प्रश्न है, सीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सेतुबंध या सूर्य की अंतिम, इसको किरण कर लीजिएगा, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, आठवां सर्ग या द्रौपदी। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा सीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र थी? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण। रचना जो थी, जो नाटक था, इसकी यह पात्र थी। प्रमुख पात्र में आती हैं रानी सीलवती सुरेंद्र वर्मा के सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण नाटक की एक प्रमुख पात्र थी। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। वेद में बखानी तीन लोकन की ठकुरानी, इस पंक्ति के लेखक आपको बताना है कि वेद में बखानी तीन लोकन की ठकुरानी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यह पंक्ति किस लेखक की है? केशव दास, चिंतामणि, भिखारी दास या सेनापति। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेनापति की यह पंक्ति है, यानी उनके द्वारा लिखित है कि वेद में बखानी तीन लोकन की ठकुरानी। तो इस पंक्ति को लिखा है सेनापति ने। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक का दरोगा कहानी के लेखक आपको बताना है कि नमक का दरोगा कहानी किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद, शुक्ल, गुलाब राय या जयशंकर प्रसाद। सरल प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। नमक का दरोगा कहानी को लिखने वाले जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये प्रश्न का आंसर जितने भी विद्यार्थी ये आज की क्लास ले रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं उन सभी को पता होना चाहिए। अगर जिसको नहीं पता तो वो अपनी तैयारी को और अच्छा करें, क्योंकि ये प्रश्न काफी सरल है और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि नमक का दरोगा कहानी को किसने लिखा है? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपि किसे कहते हैं? बोलने की तरकीब को, चित्रों को या लिखित ध्वनि संकेत को या अंकित करने को लिपि किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आपकी परीक्षा में हो सकता है इस बार पूछा जाए कि लिपि किसे कहते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है। ठीक है, लिपि किसे कहते हैं? लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा सूरजमल की वीरता का गान करने वाला काव्य है? शिवा बावनी, सुजान हित, सूरज सिंह या सुजान चरित्र। तो देखिए सूरजमल की वीरता का गान करने वाला काव्य है सुजान चरित्र। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा सूरजमल की वीरता का गान करने वाला काव्य कौन सा है? सुजान चरित्र। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक कौन सा है? नाग यज्ञ, सिंदूर की होली, अशोक या चक्रव्यूह। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक है अशोक। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का पहला नाटक आपको बताना था, तो राइट आंसर होगा अशोक। इनका पहला नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का। और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। और
जो भी विद्यार्थी क्लास पहली बार ले रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और महत्वपूर्ण MCQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।